वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, नॉट ओनली नॉर्सेट। नॉर्सेट का है या फिर डीएसएसएसबी का जो भी आने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी फेब में आनी है, तो और कोई भी एग्ज़ाम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, अगर हमें थोड़ी सी कहीं से हेल्प मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है कि चलो ठीक है, हमारी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प मिल गई, एक गाइडेंस जो मिलती है, एक डायरेक्शन जो मिलती है, वो हमें करेक्ट पाथ पे ले जाने के लिए हेल्प करती है। सो माई ओनली पर्पज इज टू डिलीवर द करेक्ट पाथवे टू यू पीपल। बिकॉज हम लोगों ने जब हमने प्रिपरेशन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सर्टेन फेलियर्स आए, कुछ हर्डल्स आए, तो हाउ आई ओवरकम, तो मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया। सो मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ, बीच बीच में अपना जो एक्सपीरियंस था वो डिलीवर करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं जैसे अभी अप्रैल में नॉर्सेट का एग्ज़ाम होना है 2024 में। तो उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सर्टेन टॉपिक्स, क्योंकि मुझे ना बीच बीच में कमेंट सेक्शन में या फिर कई बार मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि मैम फंडामेंटल का कुछ बता दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल इज अ बेसिक ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो यू कैन डू बेस्ट। वैसे तो हमें सभी सब्जेक्ट्स पे अपनी एक कमांड अच्छी रखनी है, बट स्टिल इफ योर फंडामेंटल इज आपका अच्छा है, तो यू कैन डू अ बेटर, बिट बेटर। तो देखिए, बिफोर इनिशिएटिंग और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों के पास एनक्लेक सॉन्डर्स नहीं है, लेटेस्ट एडिशन, नाइन्थ साउथ एशियन एडिशन जिनके पास नहीं है, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए, आई हैव अ पीडीएफ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट में पूछ लीजिए। डेफिनेटली आई विल प्लीज टू हेल्प यू आउट। मैं आप लोगों को वो ज़रूर सेंड करूँगी। जिनको मौसबी पढ़नी है वो भी मुझसे ले सकते हैं, बिकॉज माई ओनली पर्पज इज टू लाइक हेल्प यू आउट। ज़रूरी है 2-3 हज़ार, 3,500 की बुक खरीदनी है? आप लोग सिंपल 1,000-1,500 में उसका मेरे से पीडीएफ लेके प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो बेटर है, पैसे भी सेव हो जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से वो ले सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम, सो टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन, मतलब काफ़ी टाइम तो हो चुका है, प्रिपरेशन तो काफ़ी हद तक हो ही गई होगी, बट फिर मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी और उनमें भी क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक या दो क्वेश्चन भी इनमें से मेरे बताए हुए जो टॉपिक्स हैं आ जाते हैं, तो एक हमारे जो मार्क्स है एट द एंड ऑफ, लाइक जो मेरिट बनती है उसमें ऐड ऑन होंगे, तो हमारे लिए देखो बेनिफिट होगा। बिकॉज हमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें एक ऐसा सिलेक्शन लेना है कि जिससे हमें अपने पेरेंट, जो हमारा नेटिव है वहाँ पे हमें मिल जाए, कि मेरे घर के नज़दीक वाला जो एम्स है मुझे वहाँ पे मिल जाए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक इज द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है? सर्टेन टर्मिनोलॉजीज आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ये हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोमेग्नीसीमिया, हाइपरमेग्नीसीमिया, जितनी भी ये हैं हमें सारी पढ़नी है। और इनकी हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, सबकी नॉर्मल वैल्यूज हमें पढ़ के रखनी है। और और आपने इसमें क्या पढ़ना है कि डाइट, किस पर्टिकुलर फूड में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है। मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि बनाना में जैसे कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है, या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हो कि एक पेशेंट है, उसका पोटाशियम लेवल कम है, तो जो सर्टेन लिस्ट दी गई है नीचे, इनमें से कौन सा प्रेफरेंस फूड आप एज अ नर्स पेशेंट को प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने रेडी रहना है हर तरीके से। नेक्स्ट आता है इनके सिस्टम वाइज साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या अराइज हो सकते हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट थोड़ा सा लेथार्जिक होगा, थोड़ा सा ड्राउजी होगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सिस्टम वाइज आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं सर पर्टिकुलर उसमें। हाइपर कैलेमिया में पूछ लेंगे, पूछा है, एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं इनमें से भी। तो आप ईसीजी के चेंजेस आपने पढ़ के जाना है कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ पे कौन सा सेगमेंट डिप्रेस होता है, कौन सा राइज होता है, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोलैलिटी, ये सारे आप लोगों ने पढ़ने हैं।
मतलब मैं ये नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके पढ़िए, बट हाँ प्लीज़ एक बार ज़रूर इनको देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है अगर टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड में आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, कौन कौन से फ्लूइड है जो हाइपरटोनिक की कैटेगरी में आते हैं, कौन से हाइपो में आते हैं, कौन से आइसोटोनिक में आते हैं, ये सारे हमें पता होने चाहिए। अगर इसके अलावा और हमने फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट और फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड पढ़ना है, डिहाइड्रेशन ओवरहाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ के रखना है ज़रूर। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके सिम्टम्स पूछे जाएंगे कि पेशेंट को एडिमा है या फिर डिहाइड्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको वन लाइनर भी आ सकता है, और जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इनफ्लेक्स की तरह। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, दैट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो आपको अगर आते हो तो नैया पार लगने के लिए बहुत है वो दो क्वेश्चन भी, क्योंकि एक एक नंबर पे भी ना हमारी जो रैंक है वो पीछे चली जाती है। पॉइंट पॉइंट नंबर से, एक नंबर तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, पॉइंट पॉइंट नंबर से भी आपकी रैंक पीछे चली जाती है। सो इसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है वो हमने क्या पढ़ना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए। पीआरबीसीज, एफएफपीज, ये प्लेटलेट्स वगैरह जो भी हैं, हमें आरडीपीज वगैरह सब पता होने चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी जो पढ़ना है वो ये है कि किसके लिए कितना डेज ऑफ स्टोरेज है, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम कितने दिन के ड्यूरेशन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लाइक से एन एग्जांपल, इनकी एक्सपायरी भी हम बोल सकते हैं कि इनकी एक्सपायरी कितनी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर कितना चाहिए इनको स्टोर करने का। सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो अलग अलग स्टोरेज टेम्परेचर हमें पता होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलती बाय हार्ट होने चाहिए, पर एक बार एक नज़र से गए हो तो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं याद रहता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन, मतलब कौन सा कंपोनेंट कितने टाइम ऑफ पीरियड में ट्रांसफ्यूज करना है। नेक्स्ट है रिएक्शन। देखिए अगर पेशेंट को रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक अर्ली रिएक्शन आता है, एक लेट रिएक्शन आता है। एक्यूट एंड क्रॉनिक रिएक्शन का हमें पता होना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर एक एग्जाम में हमसे TRALI, ट्राली नाम से एक रिएक्शन है वो पूछा गया था, दैट इज लाइक कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। तो ये सब हमें पता होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में। देन आपसे ये भी पूछा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, जो ये बैग्स होते हैं जो ब्लड कंपोनेंट्स के, इनको किस वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड किया जाता है। तो समटाइम्स वी फील लाइक कि ये बैग है तो प्लास्टिक का है, ठीक है इसको रेड वाले में डिस्कार्ड कर देंगे प्लास्टिक, नहीं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है प्रॉपरली कि ये ऐसा बैग है तो इसको किस में डिस्कार्ड करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, इफ़ यू वांट मी, तो मैं आप लोगों की अलग से इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी कि यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अलग वीडियो, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का, मैनेजमेंट का एक अलग वीडियो जो हम एम्स में फॉलो करते हैं, एज आई एम वर्किंग इन एम्स दिल्ली। सो मैं यहाँ पे जो फॉलो होता है मैं आप लोगों को वो ज़रूर बता दूंगी। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं वो ज़रूर अपलोड करूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय एट दैट लाइक, सो इमीडिएटली एज अ नर्स व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, सर्टेन ऑप्शन होंगे, हमें वाइटल चेक करने हैं, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें इमीडिएटली सबसे पहले बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, सबसे पहले वो ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दीजिए। तो जैसे हम लोगों के यहाँ पे होता है, हम फटाफट ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करते हैं, डॉक्टर अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर पेशेंट दूसरे किसी पेशेंट के साथ बिजी है तो हमें उसको इन्फॉर्म करना है, बट सबसे पहले हमने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, तो इमीडिएटली आपने ट्रांसफ्यूजन रोकना है। देन जो वो बैग होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ब्लड बैंक में भी देनी होती है, बिकॉज अगर तो उसमें कंपोनेंट अभी भी पेंडिंग है, ब्लड जो हम ट्रांसफ्यूज कर रहे थे अगर वो पेंडिंग है तो हमें उसको रिटर्न करना होता है। उसका एक सर्टन अलग प्रोसीजर है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है उसका फॉर्म फिल करके देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे पूरा पाथवे फॉलो करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए दो टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से हमारा जो क्या आता है, एबीजी एंड बीबीजी। एबीजी बीबीजी से आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक पेशेंट की उन्होंने उठा के वैल्यू दी होती है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि एसिडोसिस है, एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, तो इसके लिए प्लीज प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एबीजी से रिलेटेड इसकी क्लास एक अपलोड करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसके रिलेटेड भी आप लोगों को बता दूंगी। देन उसके बाद मैं उस क्लास में आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि एबीजी को रीड कैसे करना है, उसके एनालिसिस। हमारे पास एक एबीजी पेशेंट की हमारे पास पूरी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो उसको एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, थर्ड में क्या देखना है, फोर्थ स्टेप में
प्रॉपर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने उसको स्टडी करना होता है केबीजी को। नेक्स्ट अब बात करें अगर तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप मुझसे अभी लिखवा के ले लीजिए या फिर आप कहीं पे भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम कोई बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, कोई छोटे लेवल का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया। इवन रिसेंटली आई हैव सीन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया रखा था। तो एक क्वेश्चन ये उसमें आया था। देन उसके बाद जो जोधपुर एम्स का एग्जाम हुआ था एसएनओ का, रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनमें भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक एक ऐसा है जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ना तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोगों ने पढ़ना है। तो बेसिकली आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, तो उनका जो बिन है, डस्टबिन है, किस कलर कोडिंग उनकी हमने करनी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी रिसेंटली जो ये सीआरई एग्जाम हुआ था सभी एम्स के लिए, जो एसएनओ पोस्ट का था और भी एएनएस पोस्ट के साथ काफी सारे एग्जाम थे जो मिक्स हुआ था, तो इसमें पिक्चर फॉर्म में आया था। जो आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो जो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो इनके डस्टबिन होते हैं उसके ऊपर एक लोगो बना होता है, तो उसका आया था। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का लोगो आप लोगों को पता होना चाहिए उसका जो रहता है। देन रेडिएशन जो एक्सरे है या फिर सीटी रूम के बाहर जो लोगो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, उनको मतलब ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और ये जो सभी एम्स के एसएनओ का एग्जाम हुआ था उसमें से दो क्वेश्चन आए थे, एक रेडिएशन वाला क्वेश्चन आया था और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आया था। तो ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पिक्चर फॉर्म में आ सकता है या फिर थ्योरेटिकल फॉर्म में आ सकता है। देन इसका ट्रीटमेंट, लाइक वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन सा पर्टिकुलर वेस्ट है उसको हमने बर्न इंसिनरेट करना है, किसको डीप बर्ड करना है, किसको वॉश करना है, किसको क्या करना है, वो सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज क्या क्या है। और अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है बेड सोर्स। बेड सोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिग्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बेड सोर्स के अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है। बेड सोर्स आता है प्रेशर सोर्स, प्रेशर अल्सर्स, डेक्यूबिटस अल्सर्स, तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिक्चर फॉर्म भी दिखा सकते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2018 में जो एम्स भुवनेश्वर का एग्जाम हुआ था उसमें पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन आया था इसका। तो एक थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेड एंड प्रेशर अल्सर स्केल है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप लोगों को ब्रेड एंड प्रेशर अल्सर स्केल पे अगर क्लास चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आप लोगों को बता दूंगी। जो जो आप लोगों को टॉपिक्स चाहिए हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी छोटी से छोटी क्लास हो उसमें सब कुछ कंपाइल करके उसमें ऐड ऑन किया जाए, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाए फटाफट स्टडी करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाया जा सकता है, और स्केल्स कौन कौन से यूज होते हैं ये आप लोगों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग थ्योरीज। नर्सिंग थ्योरीज हमारे पास काफ़ी सारी नर्सिंग थ्योरीज हैं, जैसे उनमें से ऑरम्स थ्योरी, मार्था रॉजर्स थ्योरी थ्योरीज हैं। इनके ना कंपोनेंट्स रहते हैं। तो या तो आपसे ये पूछी जा सकती है ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है, या फिर इस थ्योरी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली, वो तीन चार चार कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, पैराडाइम्स बोलते हैं उनको, तो उसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम मतलब ना चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहते मतलब अगर मैं नहीं भी चाहूँ ना इस टॉपिक को पढ़ना, फिर भी मैं कोशिश मुझे यही करनी है कि मुझे इसको पढ़ना है। तो वो टॉपिक क्या है, वो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेशेंट राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट के जो सर्टन राइट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, तो वो स्टडी ज़रूर करिएगा आप। देन उसके बाद अगर इसी टॉपिक के साथ अगर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईवी कैनुलाइजेशन, आईवी कैनुलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंट कोई कोई कलर आपको दे रखा होगा। देखिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है ना, हमारी हम जिस स्पीड, अगर मैं 10 की स्पीड से भाग रही हूँ ना मेरी सोच, तो एग्जामिनर की 20 की स्पीड से भाग रही है, बिकॉज एग्जामिनर को सबके हिसाब से क्वेश्चन सेट करना है, उसको टफ भी रखना है, उसको मीडियोकर भी रखना है। तो आपको या तो एक सिंगल मतलब जैसे मानो पिंक कलर का कैनोला दे रखा है तो इधर उसका साइज पूछा जाएगा, या फिर इस साइड नंबर ऑफ कैनोलास दिए होंगे, पिंक ग्रीन येलो कुछ भी कलर के जो भी रहते हैं, और यहाँ पे अलग अलग कलर अलग अलग साइजेस दे रखे होंगे, तो आपने उसको मैच दी कॉलम, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। ऐसा नहीं घबरा जाना है कि भाई मैंने तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े, आपने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन आपको वो चीज़ तो पता है ना, तो आपने उसके लिए रेडी रहना, तो वो आपने आंसर करना है वहाँ पे। आपसे साइज पूछे जा सकते हैं।
तो किस पर्टिकुलर कैनुला का क्या पर्पज़ है, जैसे पर्पज़ में अगर आपको एग्जांपल देके बताऊँ तो 18 नंबर का कैनुला है जो 18 गेजेस का कैनुला होता है, तो किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली उसका यूज़ है सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमारा जो प्रेफ़रेंस रहती है वो रहती है 18 गेजेस के कैनुला की, दैट इज़ ऑफ अ ग्रीन कलर, तो वो हमें पता होना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट एकदम से हेमरेजिक उसमें शॉक में आया है, पेशेंट का मैसिव ब्लड लॉस हो चुका है, तो उस केस में हमें हमेशा लार्ज बोर कैनुला डालना होता है, जो होता है 16 गेजेस का ग्रे कैनुला हमें डालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस कलर का कैनुला यूज़ करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट आया है, ट्रॉमेटिक पेशेंट है, मैसिव ब्लड लॉस हो चुका है, एज ए नर्स आप कौन सा कैनुला चूज़ करेंगे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसके आंसर रेडी रहने चाहिए आपके। तो अगर कैनुला की ही बात हुई तो देखिए ड्रॉप फैक्टर से भी रिलेटेड आए, मतलब इतना एमएल ऑफ फ्लूइड है, कितने आवर्स में डॉक्टर ने इतने में प्रिस्क्राइब किया है, तो आप कितने नंबर ऑफ ड्रॉप सेट करेंगे, तो ड्रॉप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन लोगों को डाउट है तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोगों ने वो वहाँ। नेक्स्ट बात है आईवी कैनुलेशन में कि इसके जैसे सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं आईवी कैनुलेशन के, जैसे इनफिल्ट्रेशन हो गया, फ्लीबाइटिस हो गया, तो आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ्लीबाइटिस में क्या होता है। तो फ्लीबाइटिस का ना एक चार्ट रहता है, फ्लीबॉटमी उसका ना एक चार्ट रहता है, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या है, एक चेकलिस्ट होती है बेसिकली हम बोले तो, वो चेकलिस्ट आप लोगों को उसके चेकलिस्ट के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, क्या क्या चेक करना है उसमें हमें। तो और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेशेंट की स्किन इस समय, पेशेंट के सिम्टम्स बताए जाएंगे कि पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग है, स्किन इज कूल एंड क्लेमी स्किन है, तो वो बताइए इन्फिल्ट्रेशन है या फ्लीबाइटिस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर स्किन कूल एंड क्लेमी है तो वो इन्फिल्ट्रेशन है, अगर वो वार्म है, नियर बाय जो टेम्परेचर है वो लोकल लोकल वार्म है, तो वो है फ्लीबाइटिस। तो ये आप लोगों को छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो पता होने चाहिए। और अगर जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि आईवी कैनुलेशन के साइज साइज पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक है जो वो याद करने का, इसके जो साइज हैं, दैट इज OGG P B Y V, ठीक है, बाई पी। तो OGG PB/P, तो इसका ओ से आता है हमारा ऑरेंज कलर का कैनुला जिसका साइज है 14, जी से आता है ग्रे कलर का कैनुला जिसका साइज है 16, देन ये हमारा फिर से जी आता है, जी से मतलब ग्रीन कलर का कैनुला जिसका साइज है 18, देन उसके बाद आता है पी, पी से है साइज पिंक और कलर है 20, सॉरी कलर है पिंक और साइज है 20, देन उसके बाद आता है बी, बी से आता है हमारा कलर ब्लू और साइज है 22, देन आता है वाई से येलो कलर, साइज है इसका 24, कलर मैंने आप लोगों को बता दिया, देन उसके बाद आता है पी मीन्स पर्पल कलर का और 26 नंबर का कैनुला होता है। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, तो इससे आप निमोनिक है ये, एक आपको एक राइम जैसी है, तो आप इसको याद करने के लिए इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, अगर कैथेटर्स की ही बात चली हुई है, जैसे आईवी कैथेटर हो गए, आईवी कैनुलास, तो यूरिनरी कैथेटर्स आप लोगों को साइज पता होनी चाहिए, या फिर टाइप्स होती हैं, देखिए कोई सिलिकॉन कैथेटर होती है, कोई नॉर्मल कैथेटर रहती हैं, तो वो आपको पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि पेशेंट का क्या बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करना है, किस टाइप की कैथेटर यूज करेंगे, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होती हैं, डबल ल्यूमेन कैथेटर होती हैं, तो ये आप लोगों को सारे पता होने चाहिए, तो इनके साइज पता होने चाहिए, इनके टाइप्स पता होनी चाहिए आप लोगों को। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ईटी ट्यूब, एक्सक्यूज मी, ईटी ट्यूब होती है और टीटी ट्यूब होती है, इसमें दो तरीके की आती हैं, कफ्ड आती हैं, अनकफ्ड आती हैं, तो पीडियाट्रिक्स में कौन सी यूज होती हैं, एडल्ट पेशेंट्स में कौन सी यूज होती हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनका जो कफ का प्रेशर है ये कितना रखा जाना चाहिए, ये भी हम लोगों को पता होना है, तो आप स्टडी कर लीजिएगा। देन सक्शन कैथेटर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की सक्शन कैथेटर्स होती हैं, एनजी ट्यूब फीडिंग सक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब फीडिंग, जो फीडिंग राइल्स ट्यूब होती है, उसमें ना समटाइम्स हमारा हमें ना फोटो देख के ना, जिन्होंने नहीं क्लिनिकल किया तो फोटो देख के ना उनको पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ एक चीज़, इन चीज़ों को ना अच्छे से देख लीजिएगा बिफोर एंट्रिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम जाने से पहले एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट जो है टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में आई स्टिल रिमेंबर कि ऑक्सीजन सिलेंडर के कलर पूछे जाते हैं, उसकी नेक का कलर अगर ऐसा है तो वो क्या है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर के कलर, उसकी नेक का कलर कौन सा होता है, उसके यहाँ का कलर, उसके वहाँ का कलर, आपको सारे पता होने चाहिए ये सारी चीज़ें।
तो नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ देखें तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, बाय नेजल प्रॉन्ग्स, जो नेजल कैनुलाज लगते हैं, फेस मास्क होता है, सिंपल फेस मास्क होता है, वेंचुरी मास्क होता है। वेंचुरी मास्क में ना अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उनके कलर्स का फ्लो रेट कितना रहता है वो भी आपने पढ़ना है। देन रीब्रीदिंग मास्क, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, उनका कितना एफिशिएंसी रहता है, उस बैग की कैपेसिटी कितनी रहती है ऑक्सीजन की। तो ये हमें पता होना चाहिए, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर मेथड से कितने % ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होती है। नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने पढ़ना है तो प्लीज़ इसके कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या अराइज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक जो है 10th टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जैसे ग्रीफ की स्टेजेस डैबडा, DAB DA। तो इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज द डिनायल, देन एंगर, देन बार्गेनिंग, डिप्रेशन, डिप्रेशन एंड लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस। तो डैबडा की जो स्टेजेस हैं ये हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, तो किस पर्टिकुलर स्टेज में एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो आप लोग ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन आ सकते हैं इनसे क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हैंड हाइजीन, सर्जिकल हैंड हाइजीन और मेडिकल हैंड हाइजीन जो होती है। मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों हैंड हाइजीन आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों का ड्यूरेशन पता होना चाहिए, हैंड हाइजीन के स्टेप्स पता होने चाहिए। पिक्चर फॉर्म में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एक सीक्वेंस दे रखा होगा जिसमें या तो एक ही होगा जिस जो करेक्ट होंगे, बाकी शफल करके दिया होगा। तो हमें ये प्रॉपर पता होंगे स्टेप्स, तभी हम उसको करेक्ट वे से कर पाएंगे, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट प्रॉपरली। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन देखिए। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा साइकाइट्री में भी आता है और फंडामेंटल्स में भी आता है। तो फंडामेंटल्स में अगर हम इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम इसको, साइकाइट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो फंडामेंटल्स में जब हमने पढ़ना है तो इसकी ना कैसे किस तरीके से पढ़ना है, जो आप मतलब टाइप्स ऑफ ये डिफेंस मैकेनिज्म है इनकी एक एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, ताकि हमें समझ में आ जाए एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम में ना हमेशा क्वेश्चन आपके पूछा होता है कि पेशेंट की ये स्टेटमेंट है, अब इसने किस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया है, तो वो हमें मालूम होगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ब्लेड्स, सर्जिकल ब्लेड्स जो हम यूज होते हैं। तो ये टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉरी साइजेस होते हैं इनके। तो आप लोगों को इमेज देके उसका नंबर पूछा होगा, तो एक बार प्लीज़ इनके डिफरेंट साइज देख लीजिएगा और उनकी शक्लें कैसे कैसे दिखती हैं वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मतलब अगर पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें, गलत ना करें। क्योंकि देखिए एक तो वो क्वेश्चन गलत होगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी आपकी जाएगी। सो एक बहुत कुछ टॉपिक, बहुत कम टॉपिक बताया मैंने आप लोगों को, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे ये जितना भी लीगल पर्सपेक्टिव है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, और ये भी पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे टॉर्च, बैटरी, सारे हमने पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल के साथ पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने पढ़ा होगा एग्जाम्पल के साथ तो हम इजीली परफॉर्म कर लेंगे, उस एग्जाम को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो नेगेटिव मार्किंग पक्की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का जो ये वीडियो है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ भैया आप बता दीजिए हमें, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर एक कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम।